इंटरव्यू कल मेरा हो गया है और मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कैसा मेरे से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। पहली बात तो मेरा इंटरव्यू 2 राउंड में हुआ, मतलब मुझे 2 बार बुलाया गया। पहली बात तो मेरे डॉक्यूमेंट में मतलब हमारा जो आया था मेल, उसमें ये था कि आपके पास होना चाहिए उड़ीसा की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, उन्होंने पहले मेंशन कर दिया था। बट मेरे पास तो कोई प्रोफिशिएंसी थी नहीं, ना ही मेरे पास मदर टंग में है। मैं काम करते करते आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं घर जाते जाते भूल ना जाऊँ। वैसे भी आज हो चुका है, मतलब कि आज यहाँ पे मेरा 3rd डे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 3rd डे है। मैं फर्स्ट डे पहुँची थी, मेरा इंटरव्यू नहीं था, सेकंड डे मेरा इंटरव्यू था। आज मेरी रात में गाड़ी 11 बजे ट्रेन है, तो मैं भूल ना जाऊँ। घर पहुँचते पहुँचते थक जाऊँगी, बहुत सारे काम होंगे घर जाने के बाद, और फिर राजस्थान की प्रिपरेशन करनी है। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने रूम में, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, शायद सुनाई ना दे रहा हूँ। फ़ैन में जब मेल आया था तो हमें मेंशन कर दिया गया था कि आपके पास 3rd लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी उड़ीसा लैंग्वेज है। बट मेरे पास ऐसी कोई प्रोफिशिएंसी थी नहीं। बट जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे टच में लोग हैं, उन्होंने बोला अगर आपको मेल आया है तो बी पॉजिटिव और आप जाओ। तो यहाँ तक कि जब मैं वहाँ पे पहुँची, मैं 11 बजे पहुँच गई थी, 11:20 पे पहुँच गई थी मैं। 1 घंटे का रास्ता था जहाँ से मैं रह रही हूँ, वहाँ से बच्चे बाहर निकल रहे थे फर्स्ट शिफ्ट वाले, और मेरे सब्जेक्ट में टोटल 78 कैंडिडेट थे, और जो सेकंड शिफ्ट था ना उसमें 11 से 12 ही बच्चे प्रेजेंट थे, या तो 15 मैक्सिमम। तो हुआ क्या कि ना जब मैं पहुंची तो बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो मुझे सारे ही यहाँ के लोकल लगे, उड़ीसा के लगे, उनके ड्रेस से, उनके बात करने के तरीके से। तो फिर मैंने एक जने से हिम्मत करके पूछा कि क्या हाँ आपके पास 3rd लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला कि वो मांग रहे हैं प्रोफिशिएंसी, मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले रहे विदाउट इंटरव्यू, कह रहे हाँ। तो मेरी जो 15 मिनट हालत थी ना बड़ी ख़राब थी, मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई। तो फिर मैं क्या कहते हैं रूम, मतलब स्कूल के बाहर खड़ी थी, मैं स्कूल के अंदर आ गई। स्कूल के अंदर आने के बाद मेरे यहाँ पे जो 3 फ्रेंड्स हैं जो रांची से आई हैं, तो उन्होंने भी, मतलब हम ऑनलाइन ही फ्रेंड्स बने, तो वो लोग जब आए तो उसकी क्लासमेट वहाँ मिली जिसका हो चुका था। तो उन्होंने बताया कि जो उड़ीसा वाले यहाँ के लोकल बंदे हैं उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब एक पेपर था, इतना बड़ा चार्ट प्रिपेयर हो रखा था, उसमें सारे कैंडिडेट के नाम थे सब्जेक्ट वाइज। तो मेरे ज्योग्राफी में तो मेरा 3rd लास्ट से मेरा नाम था, इसलिए मुझे पता चल पाया कि मेरे में जो कैंडिडेट थे वो 78 के अराउंड थे। तो उसमें क्या हो रहा था, उन्होंने पहले बता दिया, तो मेरी सांस में सांस आ गई थी। पहले तो बोला था रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे नहीं हुआ। मेरा इंटरव्यू 4 बजे जाकर हुआ, और उसमें भी हमें 3:30 बजे के अराउंड हमें अंदर, मतलब कि एकेडमिक ब्लॉक में भेजा गया। उससे पहले हम बाहर ही थे, बाहर मतलब वो जो गार्डन एरिया होता है ना, जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह वेट करते हैं अपने बच्चों का, होता है ना, वैसा वाला एरिया था। तो वहाँ पर हमें वेट करने के लिए बोला गया था, जहाँ गार्ड बैठते हैं वहाँ पे, उसके पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ पे। अच्छा साफ सुथरा एरिया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस गर्मी बहुत थी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट उस टाइम तक मुझे ये पता लग गया था कि 15 नंबर डोमिसाइल वालों को एक्स्ट्रा मिल रहा है विदाउट एनी टेंशन, और सीटेट जिसका क्लियर है उसको विदाउट, अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो उसका इंटरव्यू ले लिया जा रहा है। तो टचवुड मेरे पास तो सीटेट भी था, नेट भी था, और मैंने एस्टेट जो बिहार का दिया मैंने उसकी भी फोटोकॉपी करवा ली थी। मेरी जितनी भी अभी तक की हुआ है सब मैंने फोटोकॉपी करवा के रख लिया था अपने पास में। तो मैं जब अंदर गई तो ये तो मतलब बाहर मुझे पता चल गया, मतलब कितने बजे के अराउंड 2 बजे के अराउंड 1 बजे के अराउंड मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा जो है इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर मुझे नहीं मिले। क्योंकि मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ, इतना मैंने खर्चा कर दिया है, तो आई वांट कि मेरा इंटरव्यू हो जाए। बस पास फेल बात की बात है, बस मैं बार फेस तो करूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरा ऐसा प्रोफेशनल गवर्नमेंट में कभी हुआ नहीं है। प्राइवेट में मैंने दिया था, तो प्राइवेट में तो रिटर्न पेपर हुआ मेरा, और इंटरव्यू के नाम पे ऐसे खड़े करके, मतलब बहुत उन्होंने मेरे को, वैसा वाला इंटरव्यू नहीं था जैसे होता है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना, नहीं, वो मेरा पर्सनैलिटी चेक था। जो मेरा प्राइवेट में हुआ था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था, मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट था। तो मैं उसमें पास हो गई थी, तो मुझे उन्होंने रख लिया था। लेकिन यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछते हैं, वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बैठा होता है, एकेडमिक मिनिस्टर बैठा होता है, मतलब मिनिस्टर मतलब कि जो सब्जेक्ट के जो होते हैं ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले बैठे होते हैं। फिर उस स्कूल का जो एजुकेशन का जो मिनिस्टर होता है, मतलब मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं, जो टीचर होता होगा वो संभालते होंगे, जो साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो ऐसे 3-4 लोग, तो ऐसा मैंने कभी दिया नहीं। तो मेरे टाइम पे 4 लोग थे, बट एक उठ के चले गए थे, उनका शायद कॉल आ गया था कुछ। तो फिर मैं 3 लोग बचे थे, और सामने एक चेयर थी। वैसा वाला नहीं इंटरव्यू था कि बहुत बड़ी टेबल है, वैसा कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सी टेबल थी, उसमें 3 बैठे हुए थे। और एक 2 लोगों की जो एज थी वो 50+ थी, और एक की जो एज थी वो 40 के अराउंड होंगी, ठीक है। और मेरे को पहले तो मैं गई, पहले तो ना मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक था सब कुछ। मेरे मार्क्स मैंने 0.25 भी जो भी जैसे होता है ना, पॉइंट के बाद भी जो 2 डिजिट होते हैं, मैंने उसको भी मेंशन किया था, वो मेरा करेक्ट निकला हुआ था। तो मैं उस वेरिफिकेशन हो गया, मैंने सब कुछ दिखा दिया, मेरे पास जो भी चीज़ें थी दिखाने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मुझे इंटरव्यू रूम में भेजा गया। मैं जैसे इंटरव्यू रूम में गई तो मेरे को थोड़ी सी स्माइल सी हो रही थी, मैं एंग्जाइटी में इंसान हंसने लगता है बेशर्मों की तरह। तो वो जो एरिया था ना, मैं उसमें हंसते हुए जा रही, तो ना फिर ना, और मैं जैसे ही रूम गया मैंने बोला मैं कम, सर बोला वेट वेट वेट, तो फिर मैं बाहर ही रुक गई। तो मतलब वो सर एकदम रजनीकांत वाली वाइब दे रहे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। तो उस टाइम में मेरे ना अंदर की जितने भी शरीर के अंदर खून और पानी था ना, ऐसा लग रहा सारे पैरों में चला गया, इतना ज़्यादा डर लगा। तो वो मेरे को लगता है वो सही भी था, अगर नहीं होता ना मैं अंदर भी ऐसे हंसते हुए जाती बेशर्मों की तरह। पता नहीं मैं किस चीज़ के लिए हंस रही थी। एक होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो तब भी हंसने लगता है विदाउट एनी रीज़न। तो वो हो गया था कल मेरे साथ। तो मैं ऐसे स्माइल करते हुए जा रही थी, बट मुझे वेट वेट बोल रहा, फिर मुझे अपनी असली औकात पता चली। मैं चुप हो गई, मतलब मैं नॉर्मल अपने स्टेज पर आ गई जो मैं पहले थी।
फिर अंदर गई, उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, नाम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। भाई मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो इतनी सारी देखी है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये वाला हिस्सा कांपने लगता है और ऐसे 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 होने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। इंट्रोडक्शन देने का मैंने अपने आप में प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने डेमो प्रैक्टिस किया था, पर डेमो मुझसे नहीं पूछा। मुझे पहले वाली लड़की का डेमो से क्वेश्चन पूछा और उससे पहले वाला जो कैंडिडेट था उससे डेमो लिया। वोल्केनो उसका डेमो का टॉपिक था, उसने वोल्केनो का डेमो दिया। उसने उसके सेकंड वाली का डेमो का क्या कहते हैं, डेमो का क्वेश्चन पूछ के उससे उसी से ही क्वेश्चन पूछा। डेमो जो उसने प्रिपेयर किया था उसी से ही क्वेश्चन पूछा। तो मोस्ट प्रोबेबली देख भाई, जो करके आ रहा है अपना डेमो प्रिपेयर, तो वो सब कुछ उसके अंदर से प्रिपेयर करके आता है। तो मैंने अपना इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ किया था और उसके आगे पीछे के सारे वोल्केनिक अर्थ को सब कुछ देख लिया था मैंने। बट मेरा डेमो का क्वेश्चन मेरा तो आया ही नहीं डेमो पे। उन्होंने मेरा पर्सनैलिटी मतलब मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया, फिर बोला 9th क्लास को पढ़ के एक्सपीरियंस है। मैंने बोला सर प्राइवेट में एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में नहीं है। प्राइवेट में कितने साल पढ़ाया है? मैंने बोला 2 साल पढ़ाया है। सेशन कितने थे? मैंने बोला सर सेशन भी 2 थे। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला क्लास कौन सी थी? तो मैंने बोला सर मेरे पास 5th to 9th थी। तो फिर उन्होंने बोला ओके 9th को पढ़ाया है? मैंने बोला हाँ जी, ज़्यादा नहीं, 4 to 5 मंथ मैंने 9th को पढ़ाया है। कह रहे ठीक है। स्टैंडर्ड वो क्या कहते हैं कैलकुलेट करना आता है? अगर मैं आपको कोई टाइम दे दूँ ईस्ट और वेस्ट, आप कैलकुलेट कर लोगे? मैंने बोला हाँ जी सर। तो उन्होंने बोला ब्लैक बोर्ड वो चौक उठाओ। फिर चौक उठाया मैंने और मेरा ना डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। मतलब पता है बहुत सारे एथिक्स हमें पता होते हैं बट वहाँ याद नहीं आते हैं। हमें ऐसा सिखाया जाता है, हमने जो भी देखते हैं कि आप जाओ तो पहले ब्लैक बोर्ड साफ करो। मैं पता है कि पहले चौक लेके खड़ी हो गई। तो उन्होंने बोला डस्टर उठाओ। मैं डस्टर उठाया और फिर मैंने जाकर उसमें स्टैंडर्ड किया। स्टैंडर्ड वो जो होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया। और पता है उस टाइम पे ऐसा मेरा दिमाग ऐसा चक्कर खा रहा था। मैं ना ये बोलने वाली थी इंडिया का तो स्टैंडर्ड टाइम 82.30 होता है, बट वहाँ पे तो पता नहीं था, कैलकुलेट करना था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि 20 डिग्री ईस्ट 40 डिग्री वेस्ट और ईस्ट पे बज रहे हैं 4 बजे, ईस्ट पे बज रहे हैं 4। अब बताओ 40 डिग्री वेस्ट पे कितना बज रहा होगा? भाई मुझे नहीं पता। मेरा ये दिमाग में कहाँ किस कोने में ये चीज़ पड़ी हुई थी। मैंने इसको कभी प्रिपेयर नहीं किया था। जो इतने दिनों से इंटरव्यू का रेडी कर रही थी ना, ये मैंने नहीं प्रिपेयर किया था। ये तो पता नहीं कहाँ मेरे किसी कोने में पड़ा हुआ था मस्तिष्क के। तो मैं जब ब्लैक बोर्ड पर करना शुरू किया ना, तो मेरा दिमाग चल गया कि मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 15 डिग्री। तो मैंने पता क्या करा, तो मैंने 40 डिग्री वेस्ट को लिया ही नहीं। मैंने 20 डिग्री वेस्ट को मल्टीप्लाई बाय 4 करके 12 बजा दिए। सर कह रहे 12 बज गए। फिर मैंने बोला, फिर मैंने जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा ना, मैंने बोला नहीं सॉरी सर, मैंने 40 डिग्री वेस्ट को कैलकुलेट नहीं किया। तो बोला करके बताओ। तो फिर मैंने 60 हो गया ना, 60 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गए, क्योंकि 20 इधर 40 उधर, 60 लॉन्गिट्यूड हो गया। मल्टीप्लाई बाय हमने 4 किया, फिर 240 आया। 240 का मतलब होता है कि 4 घंटे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 120 में 2 घंटा, तो 4 बज रहे हैं, तो उधर बच जाएंगे 12। मैंने पहले 2 बजाए थे। तो फिर जब मैंने बोला सर 12, तो उन्होंने बोला ओके आके बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई आके। मतलब ये बहुत 2 मिनट का काम था। जैसे तो इसको बताने में टाइम लग रहा है, बट वहाँ पे बहुत इंस्टेंटली हुआ ये सब, क्योंकि मैंने बहुत फटाफट से वो कर दिया। 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 सर इतना आ गया। तो फिर लेकिन इसमें जो था, फिर मैंने सॉरी बोल के फटाफट से मेरे को करेक्शन अपना याद आ गया। मैंने कहा था उन्होंने बोला बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हिमालयन प्लेट्यू क्या पूछा, मेरा ना हिल्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो उन्होंने बोला कि जो पेनिनसुलर रिवर होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं? तो मैंने जब दक्कन बोला, तो दक्कन के बाद मैंने सतपुरा बोल दिया, सेंट्रल हाईलैंड की जगह, क्योंकि सतपुरा में हमारा विंध्याचल आ जाता है, सब कुछ आता है। तो जैसे मैंने सतपुरा बोला ना, तो सेकंड सर ने बोल दिया सेंट्रल हाईलैंड्स। मैंने हाँ जी सर थोड़ा सा, फिर वो एक ही वाला क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हुआ था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर और डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन। नहीं, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है? तो मैंने बताया कि प्लेट्यू जो होता है हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है, और हिमालय जो मतलब हिमालय नहीं बोला था उन्होंने, माउंटेन बोला था। और माउंटेन्स में एक पीक होती है पर्टिकुलरली, और जो माउंटेन्स होते हैं, वो जो प्लेट्यू होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होते हैं, और जो माउंटेन होते हैं वो जनरली फोल्ड होते हैं। तो उनके कहने का मतलब, तो क्या माउंटेन आपके कहने का मतलब कि सिर्फ सारे फोल्ड होते हैं? मैंने बोला सर फोल्ड नहीं, सारे फोल्ड नहीं होते हैं, कुछ ब्लॉक भी होते हैं, कुछ रेलिक्ट भी होते हैं। बट जैसे कि हम इधर के एग्जांपल से देखें, तो हम इंडिया के एग्जांपल से, तो एक तो हमारा फोल्ड माउंटेन है और एक हमारा टेबुलर माउंटेन है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। तो लास्ट में मैंने उनको एग्जाम्पल देके सेटिस्फाई किया, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं कर पाती उनको। तो उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने बोला कि वो जो विंध्यान और सतपुरा के बीच में क्या है, तो क्या है बोल के फिर उन्होंने रिफ्ट वैली बोला। तो जैसे क्या है उन्होंने बोला, मैंने जस्ट रिफ्ट वैली बोला, तो उन्होंने रिफ्ट वैली फिर दोबारा से बोल के मेरे से बोलते कौन सी रिफ्ट वैली है। तो उनका आंसर मतलब वो पूछना वही चाहते थे कि रिफ्ट वैली का नाम बताना, लेकिन उन्होंने वो सतपुरा और वो विंध्यान बोल के छोड़ दिया। तो मैंने रिफ्ट वैली बोल दिया। तो रिफ्ट वैली में फिर उन्होंने बोला रिफ्ट वैली कौन सी, मतलब हम दोनों ने साथ में ही रिफ्ट वैली बोला। तो मैं समझ गई कि वो नाम जानना चाहते। तो मैंने बोला सर नर्मदा रिफ्ट वैली। कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने बोला सतपुरा कौन सा माउंटेन है, किस तरीके का माउंटेन है? तो मैंने बोला सर ये पेनिनसुलर के अंदर आता है, पेनिनसुलर हमारे इंडिया के अंदर आता है। नहीं टाइप क्या है माउंटेन का, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। मैंने बोला सर ब्लॉक माउंटेन है। और इस टाइम पे वो मुझे घूरने लग गए थे, और मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं ये फॉल्ट तो नहीं है और मैंने इसको ब्लॉक तो नहीं बोल दी, क्योंकि फॉल्ट में भी ब्लॉक माउंटेन ही बनेगा। तो फिर किसी भी तरीके से फिर उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस बताओ। और ये मैंने कभी नहीं पढ़ा यार, ये मैंने शायद 6th-7th की क्लास में बच्चों को पढ़ाया, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने कब पढ़ाया। वो तो जब मैं बाहर निकल के आई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कहीं तो पढ़ा था, कुछ कलरफुल सा डायग्राम बन रखा था। ये भी नहीं पता कि जब मैं
मैं स्कूल पढ़ा रही थी 5वीं क्लास के बच्चों को देखा पढ़ाया था या फिर 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाया था, ये भी ध्यान नहीं आ रहा था। इन कंपैरिजन टू माउंटेन, हिल की जो हाइट होती है वो कम होती है और माउंटेन की ज़्यादा होती है। भाई एक सर जो रजनीकांत जैसे जिसने बोला था वेट 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 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा ये, आपने नया क्या बताया, ज्योग्राफी के टीचर हो आप, बताओ आप इसमें क्या डिफरेंस है। मैं सॉरी सर, मुझे अभी ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा है। तो बोला ठीक है। फिर उनका क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन हिमालयन माउंटेन और प्लेट्यू के बारे में, फिर से वही क्वेश्चन। फिर मैंने बताया कि सर हमारा जो हिमालयन है वो यंग है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है रेलिक्ट माउंटेन है, ओल्ड है, हार्ड है, स्टडी है, बट वो हमारा अभी भी बन रहा है, वो अभी भी हमारा यंग माउंटेन है। ऐसे ऐसे करके मैंने फिर वो डिफरेंस बताया। फिर और क्या क्वेश्चन पूछा था, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे जो थे वो ये माउंटेन्स और हिल्स पे ही थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन तो मैं माउंटेन और हिल्स वाले क्वेश्चन में गड़बड़ा गई, और दक्कन और जो सतपुरा बोलने के बाद उन्होंने पीछे सेंट्रल हाईलैंड बोला था वो, इन दोनों में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। माउंटेन हिल का भी मैंने एक ही पॉइंट बताया और पेनिनसुलर वाले का भी मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बताया, बस यही था। फिर उन्होंने मुझे भेज दिया, कह रहे ठीक है जाओ। फिर उन्होंने मेरे को हाँ ये भेजा नहीं, अभी बताती हूँ क्या हुआ। उन्होंने मुझे बहुत डराया, आप सिटी से आते हो, आप न्यू दिल्ली में पढ़ाई की हो। मैंने बोला हाँ जी सर। कह रहे वहीं पे पैदा हुई हो। मैंने बोला हाँ जी सर। एनबीएस पता है ना कहाँ होता है, रूरल एरियाज में होता है। आर यू कंफर्टेबल? मैंने बोला हाँ जी सर आई एम कंफर्टेबल। कह रहे कि सोच लो, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको पता है ना जेएनवी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब हाँ जी सर मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं। तो फिर कह रहे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बताओ। फिर मेरे डायरेक्ट मुझसे एमओडी निकल गया, जो कि सभी टीचर्स को एनबीएस के बुरा लगता है, क्योंकि एमओडी में एक महीने में एक टीचर को ऐसी ड्यूटी दी जाती है जो उसको 12-24 घंटे बच्चों के साथ सारी रिपोर्ट को लिखना पड़ता है, लास्ट में जाकर प्रिंसिपल को सबमिट कराना होता है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, गूगल पे सर्च किया तो मुझे एमओडी वर्ड याद आ गया। तो सेकंड वाला नंबर पर जो सर था जो अभी तक पोलाइट था वो चढ़ गया। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है एनबीएस में, तो उनका ये था। मैंने बोला हाँ जी सर होता है। फिर थर्ड नंबर के जो सर थे वो काफी पोलाइट थे। उन्होंने बोला आईपीआर होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करके होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेएनवी में। तो मैंने बोला हाँ जी सर। मैं कह कहाँ से सुन के आए हो एमओडी? तो बाहर से सुन लिया। तो मैंने बोला नहीं सर बाहर से नहीं, जब मैंने गूगल फॉर्म फिल किया था तो मैंने यहाँ की देखी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जेएनवी में एज अ टीचर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे को वहाँ से पता चला था कि ऐसी कुछ ड्यूटीज होती हैं। एमओडी होती है 5:30 to 10:30 बच्चों के साथ रहना होता है, उनकी हर चीज़ों को आपको रिपोर्ट करना होता है प्रिंसिपल को। तो उन्होंने बोला ओके। फिर सेकंड सर जो थे वो जो बोले थे कि चिल्लाए, मतलब थोड़ा उनका लाउड वॉइस हो गया था, थोड़ा शॉकिंग वॉइस था, तो फिर वो थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद मेरे से क्या पूछा गया कि एक तो रूरल एरियाज में आते हैं, आप क्या संभाल लोगे? हाँ। उन्होंने बोला कि आपको पता है ना यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी जो आपको वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, और आपको 24/7 आवर्स जॉब है। तो फिर मैंने बोला सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो ये 24/7 जॉब है। मैंने ऐसे नहीं बोला आई नो, मैंने बोला हाँ जी सर मुझे पता है 24/7 जॉब है, लेकिन मैंने भी प्राइवेट जॉब किया है, तो वहाँ पर भी इसी तरीके की कुछ हमारा जॉब शेड्यूल होता है। हमें स्कूल पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर पे लाके करने होते हैं, और कभी भी हमें स्कूल से मेल आ जाता है कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, तो हमें करना होता है। तो हम भी वहाँ पे भी बच्चों के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड थे, तो इसलिए मुझे जेएनवी में भी बच्चों के लिए डेडिकेटेड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर से थर्ड क्वेश्चन, फिर वही जेएनवी मतलब रूरल एरिया और आपका। फिर उन्होंने तो रजनीकांत वाले सर ने पूछ लिया, रजनीकांत इसलिए बोले वो थोड़े से वैसे से थे, रजनीकांत जैसे दिख रहे थे, एकदम शॉर्ट टेम्पर टाइप, और वेट वो वाला रिएक्शन था उनका। तो फिर उन्होंने फिर से वही रूरल और बैकग्राउंड वाला। फिर मैंने बोला कि सर मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ईएमआरएस बीजीटी का भी फॉर्म भरा था। अगर मुझे सच में कोई प्रॉब्लम होती तो जेएनवी से भी ज़्यादा जो रूरल बैकग्राउंड आदिवासी एरिया में हमारे ईएमआरएस के स्कूल होते हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं वहाँ पे भी फिल नहीं करती। मुझे एज अ टीचर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के साथ रहकर पढ़ाने में। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा व्हाट अबाउट योर ईएमआरएस बीजीटी रिजल्ट? तो फिर मैंने बोला सर मेरे 120 में से, इंग्लिश में मैंने इंट्रैक्शन किया कल, लेकिन वहाँ मैंने बोल दिया था कि सर मैंने 120 में से 93+ क्वेश्चन मेरे ठीक थे, बट ड्यू टू वन डिस्प्यूट इन वन क्वेश्चन तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो क्वालिफाइंग मार्क्स में था, और मेरे 120 में से 93 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बोले ओके। तो फिर वो सेटिस्फाई थे, जहाँ तक तो मुझे उनकी शक्ल से लग रहा था, मतलब जो मैं फील कर पा रही थी कि वो ठीक था। मतलब थोड़ा बहुत मैं उनको भी पता था कि बच्चा नर्वस हो जाता है, बट ठीक है मुझे भेज दे कि इट्स ओके आप चाहिए। फिर उन्होंने हाँ लास्ट में बोला कि ज्योग्राफी आपने एमएससी ज्योग्राफी आपने कुरुक्षेत्र से की है? हाँ जी। आपने कब करी थी कुरुक्षेत्र से? मैंने बोला सर मैंने 2022 के मेरे लास्ट में रिजल्ट आया था, ड्यू टू कोविड सब कुछ थोड़ा डिले था दिसंबर में, क्योंकि मेरा सच में 2022 में ही रिजल्ट आया था। तो उसमें तो लिखा ही हुआ है कि आपका रिजल्ट कब आउट हुआ है, जो मेरा रिजल्ट निकल के आया कुरुक्षेत्र का। तो उन्होंने बोला इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर आफ्टर 5 मिनट मैं जस्ट बैठी थी, अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको रख रही थी फाइल के अंदर भर के, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस रूम में जाके, क्योंकि वहीं पे मेरा बैग था। फिर मुझे उन्होंने दोबारा बुलाया एक नंबर से, दूसरे सर ने कि आप एक बार दोबारा आओ। तो फिर मैं दोबारा गई। तो ऐसा कुछ नहीं था कि सारे बच्चों का हो जाने के बाद सेकंड राउंड था, मेरे को तुरंत के तुरंत ही बुला लिया था उन्होंने आफ्टर 5 मिनट। तो मेरे को जब बुलाया कह रहे आपको उड़िया आता है या नहीं आता है? तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे उड़िया लिखनी और पढ़नी नहीं आती है, बट मुझे बोलनी आती है। तो कह रहे बोलनी आती है, कैन यू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रंस? मैंने बोला हाँ जी सर। तो आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बीच वाले सर ने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन उड़िया। तो इंट्रोड्यूस तो कर दे, लेकिन वैसे भी इतनी खतरनाक उड़िया तो मेरी भी नहीं है, मैं फ्रॉम को भी बोलूँ यहाँ से वहाँ से। तो फिर मैंने अपने आप को उड़िया में मतलब इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम ये है और मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मैंने यहाँ से अपना अपना यहाँ से BA किया है, ये किया। वो मेरी स्किल मतलब कम्युनिकेशन देखने की मैं कितना लड़खड़ा रही हूँ बोलने में। तो मेरे को ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ताऊजी ही उड़ीसा में रहते हैं, तो वो अभी जस्ट गए हैं जनवरी में 1 साल रह के। तो हम उनको हिंदी नहीं आती मेरे ताऊजी को, मेरे ताऊजी कंप्लीटली उड़िया पर्सन है, तो उनसे मैंने कंप्लीटली इंटरेक्ट किया है। तो मुझे उड़िया बोलने में वैसी वाली दिक्कत नहीं है, मैं बोल
बोलचाल वाली भाषा बोल लेती हूँ, बट उड़ीसा थोड़ी संस्कृत में जाती है, तो बहुत वो जो टिपिकल उड़िया है ना वो मुझे नहीं आती, बट मुझे आती है उड़िया, समझ तो पूरी आती है और बोल भी मैं लेती हूँ। उड़ीसा के बारे में क्या जानते हो? फिर मैंने बोला कि सर मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। फिर मुझे जो पता था उड़ीसा के बारे में वो मैंने बता दिया, जो भी मैंने आसपास ऑब्जर्व किया था, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मेरे मामा जी का घर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जो मम्मी पापा के, मेरे जो दादा दादी नाना नानी का घर है वो उड़ीसा में ही, हमारे घर में आते हैं, रहते हैं, थोड़ा सा एनवायरमेंट देखते, तो उनकी वजह से हमें उड़ीसा आ गई है बोलने, ठीक है। तो मैंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे, तो ये था मेरा कंप्लीट इंटरव्यू। उन्होंने फिर मुझे उड़िया की कम्युनिकेशन सुनने के बाद भेज दिया। अब देखते हैं फाइनली रिजल्ट क्या होगा। ये था मेरा इंटरव्यू का कंप्लीट इंटरेक्शन, और मेरा जो स्कूल था लिटरली 18 किलोमीटर अंदर था सिटी से, मतलब हम ये जो जगह है ये हर जगह के लिए पास है, मतलब एक होता है ना रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा ऐसे एरिया में सब कुछ बहुत पास है, मतलब बस स्टैंड पे पास है, रेलवे स्टेशन पे पास है। रेलवे स्टेशन के पास अगर हम रहते तो हमें हर जगह के लिए फिर उतना मतलब बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता, बट हम अभी जिस जगह पे सेंट्रल एरिया एक कह सकते हैं, सेंट्रल मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ से हर जगह के लिए बस भी मिल रही है, स्टेशन भी जा सकते हो, बस स्टैंड भी जा सकते हो। और हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो 18 किलोमीटर अंदर था, और स्टेशन से हमारा एग्जाम सेंटर 25 किलोमीटर था, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है ना ये थोड़ा ऐसा एरिया है कि हर तरफ से इसके लिए जगह निकली हुई है, तो मतलब तो इसलिए 18 किलोमीटर है, और उधर से 25 किलोमीटर दिखा रहा है। 18 किलोमीटर इसलिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है। तो ये हमारा जो हम जहाँ से स्टेशन से दूर रहती है 6-7 किलोमीटर दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट का रास्ता है ऑटो से, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ से पता नहीं बहुत कम 18 किलोमीटर, इन शॉर्ट 18 किलोमीटर यहाँ से हमारा एग्जाम सेंटर था। और फिर उसके बाद हमें ऑटो वाले ने भी बोल दिया था कि यहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी, पूरा जैसे कहते हैं घना जंगलों के बीच में स्कूल था, और आसपास कुछ खाने का नहीं था। स्कूल के अंदर ही बाहर वाले लोगों को बुला रखा था, जैसे कल पेरेंट्स आ रखे थे, जेन्युइन पेरेंट्स आते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट जा रखे थे, कैंडिडेट जा रखे थे, तो अंदर थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। बट वो पेड़ था, मतलब कि वो भी दही बड़ा था, सिर्फ दही बड़ा, और कुछ नहीं था, जैसे कि बहुत सारा कुछ होगी, रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट ब्रेकफास्ट था। क्योंकि दही बड़ा यहाँ पे एनी टाइम खाया जा सकता है, चाहे सुबह हो शाम हो रात हो, तो इसलिए उसको रखा गया था, क्योंकि वो हर कोई खा सकता है। इसलिए खाना आप दोपहर में मतलब अब लंच में नहीं खा सकते। जैसे कि दिल्ली में क्या है कि अगर आपकी रोटी सब्जी सुबह बन गई तो आप उसको सुबह भी खा सकते हो, दोपहर भी खा सकते हो, रात में भी खा सकते हो, है ना। चावल भी, अगर चावल तो खैर सुबह वहाँ कोई खाते नहीं, बट मैं जैसे रोटी सब्जी की बात कह रही हूँ। लेकिन पूरी हो गया, ये सब हो गया है ना, तो ये सब हम खा सकते हैं। अगर हम एक बार बनाए तो हम उसको 3 टाइम भी खा सकते हैं। तो हम जैसे कहीं जाते हैं, कुछ हमारे लिए ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, जैसे रोटी रख दी, पनीर की सब्जी रख दी, तो ये इसमें कोई ये होता है ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइप, कुछ इसमें सेग्रीगेट नहीं होता है, ये आप कभी भी खा सकते हो। उसी तरीके से ये शायद यहाँ दही पर आए कि आप इसको मॉर्निंग में खाओ, चाहे इवनिंग में खाओ, चाहे आफ्टरनून में खाओ। बट यहाँ पर ये सीन है कि यहाँ पर जैसे कि सांभर, बड़ा, अरे घुगनी मिलता है, इडली मिलता है, गुलगुला मिलता है, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा। 10 बजे के बाद जो फेमस दुकान है, सुबह 10 बजे के बाद आपको खाने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सुबह 6 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में खा लेना है, वो पीक टाइम होता है लोगों के लंच मतलब ब्रेकफास्ट करने का। उसके बाद फिर आपको लंच के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर लंच वो बनाने चले जाते हैं, मतलब 11 से 12 के बीच में वो लंच बनाते हैं, और 12 बजे लंच टाइम शुरू हो जाता है यहाँ पे, मतलब दुकानों में भी। और दुकानों में भी अगर आप 2 बजे तक गए हो तो ठीक है, 3-4 बजे गए हो तो भाई आपको शॉर्टेज मिलेगा। चावल दाल तो मिल जाएगा सफिशिएंट, कभी ये सब्जी नहीं होगी, कभी वो सब्जी नहीं होगी, पूरा आप थाली लोगे, लेकिन उसमें भी किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। तो ये यहाँ पर ऐसा चलता है, अपने जैसा नहीं है यहाँ पे फिक्स टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का अलग, लंच का अलग। मतलब जैसे मेरे साथ जो फ्रेंड्स आई हैं रांची की, वो लोग कह रहे हैं ऐसा ही हमारी तरफ भी होता है, लेकिन यार मैं अपने उधर से थोड़ा इसको नहीं मैच कर पा रही हूँ। जैसे दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ तो समोसा रख दिया, चटनी रख दी, ऐसा समझ लो ना कहने का मतलब, ऐसा कुछ स्नैक्स रख देते हैं। बट यहाँ पे स्नैक्स भी सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मैं कैसे बताऊँ, जैसे हमारे इधर भी ब्रेकफास्ट ये स्नैक्स मतलब स्नैक्स में ही खाते हैं, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हो तो पूरा डिसिप्लिन के साथ लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि ब्रेकफास्ट टाइम खत्म, अब खाना नहीं मिलेगा, अब आप लंच टाइम के लिए वेट करो। मतलब लोग जैसे हम लोग हैं ना, तो जैसे कि मेरे पापा मेरे दाऊ मुझे फोन करके बता रहे कि अभी जाकर लंच कर लेना, फिर मिलेगा नहीं, तो अब हमारे पास तो टाइम नहीं हो पा रहा। मैंने कल सुबह सिर्फ यही सांभर खाया था, सांभर कह रही हूँ, बड़ा और इडली सब ये सब खाया था, घुगनी खाया था, सांभर नहीं था, घुगनी था। सामान सस्ता है नो डाउट, मेरे 30 रुपये में मेरा पेट भर गया था। उसमें 2.5 रुपीज़ का पर पीस बड़ा था, 2.5 रुपीज़ का पर पीस इडली था, और 2.5 रुपीज़ का पर पीस पूरी था, पूरी मैं देखा था, और आलू ठीक था, और घुगनी था। घुगनी मतलब मटर आलू की सब्जी विद क्या कहते हैं, विद सेव और प्याज, ये सीन था। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बात कर लेती हूँ। मैडम नहीं बोलते, जैसे हमारे उधर ना हर एज की लड़की को मैडम बोलते हैं, चाहे अंकल बुढ़ा हो गया हो, चाहे हम छोटे हों, मैडम बोलेंगे। बट यहाँ पे मैडम नहीं बोलते, मैडम सिर्फ आपको बराबर के जो ऑटो वाले, रिक्शा वाले वो बोलते हैं, नहीं तो बाकी जैसे अंकल की एज के लोग हैं वो आपको मैडम नहीं बोलते, आपको बेटा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटियों को जियो बोलते हैं, तो जियो बोला जाता है, जियो। तो वो थोड़ा अच्छा लगता है सुन के कि कोई हमें हर जगह कोई मैडम नहीं कर रहा है। बट वो दिल्ली है भाई, वहाँ पे आप हर किसी को बेटी बेटी बोलो तो फिर हो सकता है लोग बुरा भी मान जाए। सब जगह अपना अपना है, बट यहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, और खाना भी ठीक था। और कल दिन भर कुछ नहीं खाया, कल रात में फिर हमने थोड़ा सा वो खाया गोलगप्पे, कल बस यही था। और अभी सुबह मैं वही दही बड़ा खा के आ गई हूँ। दही बड़ा मतलब मैं चंडी मंदिर गई थी, अभी मंदिर सुबह गई, मंदिर के बाहरी दर्शन करने के बाद स्टॉल लगा हुआ था, खा लिया, 40 रुपीज़ का था। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।